अभी देख लिया सबसे पहले क्या क्या, रिमूवल ऑफ क्लच असेंबली फ्रॉम द व्हीकल हुआ। फिर खोल के तुमने इसकी सफाई भी कर ली। ये क्लच प्लेट घिस चुकी है, देख रहे हो। इसका प्रत्येक पार्ट का पहले सफाई होगी, उसके बाद उसका फिर निरीक्षण होगा, ठीक है। तो इसे खोलने के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड थे, क्या क्या किया जब तुमने इसे खोला, कौन कौन से टूल्स थे? टूल्स यहाँ रख, सारी की सारी ट्रे, स्पैनर, एक्सटेंशन, टी हैंडल, रैचेट, रिंग एंड ओपन जॉ, साइज 12-13 और 15-16। ये साइज प्रत्येक गाड़ी के अनुसार वो बदल सकता है, समझ में आई। बट ये जो प्रेशर प्लेट वाले होते हैं ये 13 नंबर के ही बोल्ट होते हैं। और क्या बोला था मैंने इसके बोल्टों की विशेषता, कि इनकी पिच कम होती है या बारीक चूड़ी के ये बोल्ट होते हैं। फिट करते समय ध्यान देना है, जितना निर्माता द्वारा दिया गया टॉर्क है उसी टॉर्क से टाइट करना है। यदि तुम इसे ज़्यादा टाइट कर दोगे ये फ्लाईव्हील के अंदर ही टूट जाता है, समझ में आई बात। हमारे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए तुम्हारे साथ ना हो ये बताना ज़रूरी है। फिर जब ये स्टड टूट जाता है या ये नट टूट जाता है, बोल्ट टूट जाता है अंदर, फिर उसे निकालना टाइम वेस्ट होता है, समझ में आ रही। कभी इमरजेंसी होती है, वहाँ गाड़ी वालों का दबाव रहता है कि जल्दी करो, और उल्टा काम हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सावधानीपूर्वक कार्य करना। अब ये प्रेशर प्लेट खोल के बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई है, अब चमक रही है ना। तो पहले सफाई करनी है, उसके बाद इसे चेक करना है इसके सरफेस को। सरफेस में किसी तरह की क्रैक्स नहीं दिखाई देने चाहिए। सबसे पहला क्या है, वो रन आउट होगी बाद में चेक। रन आउट कब चेक होगी, जब हमने ये देख लिया कि यह कहीं से क्रैक नहीं है। विजुअल इंस्पेक्शन से ही पता चल जाता है कि यदि यह घिसावट होगी इसमें तो यहाँ पर एक जगह बन जाएगी, समझ में आई। एक क्लच प्लेट के बराबर ही, या इसकी यदि क्लच प्लेट अभी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, इस वजह से प्रेशर प्लेट की सरफेस को कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई निशान नहीं बने हुए, ठीक है ना। इसको चेक करने के कई तरीके हैं, इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अब इसकी जो मैटिंग सरफेस है, इसके बीच में फीलर गेज की पत्तियाँ, फीलर गेज, ये है फीलर गेज। इसके बाहर से लिखा हुआ है 26 ब्लेड्स, हाफ से 25 पर 1000 इंच। तो इसमें इंच में भी हैं और इसमें mm में भी हैं, मीट्रिक सिस्टम। ये पत्तियां हैं 0.024 इंच लिखा है, तो नीचे से उसमें 0.61 mm भी लिखा हुआ। इसमें 26 ब्लेडें हैं विभिन्न साइज की, और एक ब्लेड इसमें ये सबसे मोटी है। इसका मैनेजमेंट इस तरह से, ये इन ब्लेडों का मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि एक मोटी ब्लेड और उसके बाद एक पतली ब्लेड, समझ में आई। फिर सबसे पतली ब्लेड, फिर मोटी ब्लेड, फिर पतली ब्लेड। ऐसा क्यों? ताकि ये जो पतली ब्लेड है ये खराब ना हो, ये मुड़ तुड़ के खराब ना हो, इसलिए ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की जाती है। अगर मोटे मोटे एक तरफ रख देंगे, पतले पतले एक तरफ रख देंगे, तो इतनी पतली फॉइल है कि ये टेढ़ी हो सकती है, फिर इसकी माप लेना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ये तरीका भी है कि प्रेशर प्लेट को साफ़ करके इसके बीच में क्लच प्लेट रख लेते हैं,
ये क्लच प्लेट तो बदली होगी ही होगी, पर ये देखना है कि प्रेशर प्लेट में तो किसी तरह की रनआउट नहीं है। ये तो इजीली चली जा रही है इसमें, तो हम इससे, फीलर गेज का मतलब क्या है? जो फील करता है दोनों सरफेसों में टच होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यदि मेरे इस उंगली के बीच का गैप नापना है, क्लियरेंस कितना है, तो ये पत्ती मेरी दोनों ही उंगलियों को टच करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ये है फील करना, ठीक है? इसीलिए इसको फीलर गेज बोला है। नहीं जा रही, तो इस तरह से विभिन्न पत्तियां निकाल कर हम इसके चेक करेंगे, और पत्तियों के ऊपर जो माप लिखी है उस माप को नोट करेंगे, ठीक है? पहले हमने डाली थी 0.38 mm की, अब उससे थोड़ा सा मोटी वाली पत्ती डाल देते हैं। और एक तरीका है कि यहाँ रखेंगे स्ट्रेट एज गेज। क्या रखेंगे? स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज अगर हमारे पास ना हो तो हम ये ट्राई स्क्वायर भी इसमें लगा सकते हैं। स्ट्रेट एज एक चौड़ा सा होता है, वो विकास सर की अलमारी में रह गया, ठीक है? तुमने देखा, तुम्हें पहले भी मैंने स्ट्रेट एज गेज दिखाया है, जबकि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक की रन आउट चेक करते समय दिखाया था ना, एक 1.5 से 2 फुट का, वही पटरी की तरह, स्केल की तरह ही, स्टील रूल की तरह ही था, पर उसका किनारा थोड़ा मोटा था ना? तो उसे इस तरह से रखकर इसके बीच में पत्ती डालेंगे। अब इनको इस तरह से नहीं फैलाना है, जिस पत्ती से काम है उसको ही हम निकाल सकते हैं, और बाकियों को हम सावधानीपूर्वक फोल्ड कर सकते हैं। अब उतनी सारी पत्तियां ना निकल के एक ही फॉइल है, ठीक है ना? इसको ऐसे रखेंगे, देखेंगे नीचे, और इस एरिया से इन दोनों मैटिंग सरफेस के बीच में हम इसे डाल रहे हैं। आर पार नहीं जा रही। ये सबसे पतली पत्ती है 0.051 mm या 0.002 इंच। रीडिंग लिख ले बेटे, 0.002 इंच या 0.051 mm की। अब इसे फिट करने, इसको एक ही जगह पर नहीं नापना है, इसे कई जगह पर नापना है। जब हमने यहाँ पर नापा है तो हम इसके ठीक सामने भी, यहाँ पर भी इसको नाप लेंगे। फिर रखेंगे, कई जगह पर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे पूरे सरफेस में। आगे बात समझ में? यहाँ पर ये पूरी आर पार चली गई है, जबकि इस जगह पर ये पत्ती, इस जगह पर भी आर पार है। चौक लेके आ जाओ।
ये हमने अपने अंदाज के लिए, अपने रीडिंग के लिए रख दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसके स्ट्रेट एज लगा के, स्ट्रेट एज होता तो हम इसे इस तरह से रखते तो ये वाला सरफेस भी चेक हो जाता, ये वाला सरफेस भी चेक हो जाता स्ट्रेट एज होने से, ठीक है। पर विकास सर आज छुट्टी पर हैं और स्ट्रेट एज गेज उनके पास ही है। इस तरह से इसको कई सरफेस में चेक करना है। माप लिख ली 0.051, कोई बात नहीं, मशीनिंग से निकल जाएगा। ये प्रेशर प्लेट तुम्हारे से पहले वालों के हाथ से गिरी हुई है, इसमें निशान बने हुए हैं। इसको फिर तुम लोगों ने फिर चेक करना है। अभी ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। इस तरह से चेक करोगे। अब मेरे चेक करने में तो ये कंप्लीट 3 जगह पर इसमें 0.051 mm की पत्ती आर पार जा रही है, ठीक है। इन निशानों को मिटाना नहीं है और तुम्हें फिर इसको चेक करना है और लास्ट में इसी एरिया में मशीनिंग करनी है, फिर चेक करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर उभार सा है उसको क्लीन करना है। वैसे ये कवर प्लेट खोलेंगे यहाँ से, ये कवर प्लेट खुल जाती है बेटे, ठीक है। तब जाकर इसे सरफेस ग्राइंडर पे रख के सरफेस ग्राइंडर उसे क्लीन कर देते हैं। सरफेस ग्राइंडर अगर यहाँ मशीनिस्ट ट्रेड होता तो यहाँ सरफेस ग्राइंडर भी होता और बहुत सारे मशीनें होती। इसको उठाओ, हाँ। फ्लाई व्हील क्या है? काम क्या है इसका? पावर स्ट्रोक के दौरान मिली हुई ऊर्जा को संरक्षित करना या स्टोर करना और बाकी आइडल स्ट्रोकों के लिए क्रैंकशाफ्ट को लौटा देना, बाकी क्लच के द्वारा फिर इसे गियर बॉक्स को ट्रांसमिट कर देना। यानी सारी पावर यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये इसका इंजन की तरफ का साइड है। देख ही के पता चल जाना चाहिए कि ये इंजन की साइड का, इंजन की तरफ का इंजन साइड है, दिस वन, ठीक है। इसके बीच में ये 1973 मॉडल CJ4B 4 व्हील ड्राइव है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की पेट्रोल जीप जो पहले मिलिट्री में होती थी, ठीक है। तो इसमें इस तरह का स्पिगट बेयरिंग या बुश बेयरिंग होता था,
अब ये नहीं चलती है, गाड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, हमारी तरफ से भी ये डिस्कार्ड हो गई है। अब जब तक नई गाड़ियाँ नहीं आती संस्थान में तब तक हम प्रैक्टिकल कराने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी कुछ तुम सीख रहे हो। समझ में आ गई? तो इस बेयरिंग को देखो, इसमें वो शाफ्ट लेके आ, ये तो साफ विजुअली पता चलता है ये पूरी तरह से कट गई है। और वहाँ क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में भी हमने देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी ये शाफ्ट, इसके अंदर बेयरिंग का काम क्या है? सेंट्रलाइज करना। इसके अंदर इतनी ये साइड प्ले है और ये शाफ्ट पूरी है, जबकि इसको इसे सेंट्रलाइज करके रखना था। ठीक है, तो अगर ये गाड़ी ऑन रोड होती तो हम इसको निकाल के इसकी जगह नया पायलट बेयरिंग फिट करते। ठीक है, ये जो बाहर से लगा हुआ है इसको कहते हैं रिंग गियर। क्या कहते हैं? रिंग गियर। इस रिंग गियर का काम क्या है? यह इंजन को स्टार्ट करने के काम आता है। जब तक फ्लाईव्हील के पीछे यह रिंग गियर नहीं था तो एक आगे क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में एक स्टार्टिंग हैंडल डाल के उसे घुमा के स्टार्ट करते थे। जब सेल्फ स्टार्टर का आविष्कार हुआ तो सेल्फ स्टार्टर का पिनियन इसके साथ में, इस रिंग गियर के दांतों के साथ मैच होता है और पिनियन इस पूरे फ्लाईव्हील को घुमा देता। फ्लाईव्हील को घुमा देता मतलब क्रैंक शाफ्ट को घुमा देता है। जैसे ही क्रैंक शाफ्ट 150 से 300 आरपीएम पर घूमने लगती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई? तो जब स्टार्टर पिनियन का गियर, स्टार्टर मोटर का जो पिनियन गियर है वह 15 चक्कर मार लेता है, तब यह फ्लाईव्हील एक चक्कर लगाता है। समझ में आई? और जो सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट लेती है। पहले वाले सेल्फ स्टार्टर 500 एम्पियर, 300 से 500 एम्पियर तक की करंट पीते थे, पर जैसे जैसे विकास हुआ अब 100 से 150 एम्पियर में ही वह इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। इंजन भी रिफाइंड हो गए हैं, बढ़िया डाउन साइज भी हो गया है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन के कारण अब हर चीज़ अलग हो गई है, परंतु बेस टेक्नोलॉजी वही है। आज के फ्लाईव्हील में भी इसी तरह का रिंग गियर मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता, जाड़ों में स्टार्ट नहीं होता क्योंकि फ्यूल भी जम जाता है, ऑयल भी विस्कोसिटी कम होने की वजह से इंजन थोड़ा हार्ड चलता है। समझ में आई? तो उस समय सेल्फ स्टार्टर मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उस कारण ये गियर घिस जाते हैं, इनमें अनियमित घिसावट हो जाती है। ये एक साइड को जिस साइड से लगा हुआ है पिनियन, ऐसे इधर से लगा हुआ है, तो इस तरफ के दांते घिस जाएंगे मगर इधर के ठीक रहेंगे। एक साइड के दांते घिस जाते हैं और एक साइड के सही रहते हैं। ये तो एकदम सही है, इसके सारे दांत एकदम सही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि इस रिंग गियर को निकाल देते हैं बाहर। इसे यूँ रखेंगे, अभी निकालोगे इसको बाहर, इसको भी बाहर निकालेंगे। ये बाहर तो यूँ रख के, यहाँ पे ड्रिफ्ट रख के हैमर से ये तो बाहर निकल जाएगा, मगर फिट होते समय ये इंटरफेरेंस फिट है। क्या ऐसा फिट है? इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का मतलब कि होल का साइज छोटा और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये होल है और ये गियर क्या है? शाफ्ट है। जबकि देखने में क्या लगेगा कि गियर होल है और फ्लाईव्हील शाफ्ट है, दोनों में से कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर इसे गर्म करते हैं, रिंग गियर को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसको फ्लाईव्हील पर आसानी से बिठा देंगे। अब जब इस साइड से दांते घिस गए हैं तो इसे पलट दिया जाता है। अगर दोनों तरफ से एक बार पलटी भी हो गया है तो, और बार बार इतना टाइम किसके पास है? आजकल अगर ज़रा सा भी घिसावट होती, वो पुराने ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं काम करता था तब स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे, गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। समझ में आई? आजकल तो अगर इसमें ज़रा सा भी घिसावट है आड़ी तिरछी, तो नया रिंग गियर लाकर
रिंग गियर फिट कर दो। समझ में आई? आजकल के पार्ट्स भी लॉन्ग लाइफ हैं यदि ड्राइविंग टेक्निक सही हो तो। समझ में आ रही? मेरे खुद की कार को 1,60,000 किलोमीटर चल गई, मैंने अभी तक उसका क्लच प्लेट ही बदली नहीं की है, कुछ चीज़ खोला ही नहीं है। सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है, ना सस्पेंशन का काम करा है ना कुछ करा है, सिर्फ टायर बदले, ब्रेक शू बदले और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, और टाइम टाइम पर जो पीरियोडिकल सर्विस है वो होती रहे तो कभी भी ब्रेकडाउन की नौबत नहीं आती। समझ में आई? कोई भी डिफेक्ट आने से पहले सूचित करता है। फिर आजकल तो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम है, गाड़ी के अंदर दुनिया भर की लाइटें पहले ही तुम्हें सूचित कर देती हैं कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम है, इंजन ऑयल का लेवल का तो शुरू से ही था। अब तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी डैशबोर्ड पे पहले वार्निंग सिग्नल के रूप में MIL माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट या माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप जल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिंग गियर का भी इंस्पेक्शन करना है। यदि यह घिस गया है तो इसको निकालेंगे। अभी कैसे निकालते हैं तुम ही निकालोगे, हम सिर्फ बताएंगे कैसे निकालेंगे। समझ में आई? फिर तुम ही इसको दोबारा से फिट करोगे। ये तो हो गई इसकी बात। स्पीगट बेयरिंग को निकाल लिया, ये इस तरह से है तो ये रिप्लेस होगा। नए वाले कई इंजनों में यह क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में स्पीगट बेयरिंग फिट रहता है, उसको निकालने के लिए फिर स्पेशल टूल है, उसी से वो निकलेगा। ठीक है, प्रत्येक पार्ट के लिए कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको खोलने के लिए स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड? अब ये जो क्लच मैटिंग सरफेस है जहाँ फ्रिक्शन प्लेट और क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट हो रही है, इस एरिया में रनआउट आ जाती है, यानी घिसावट आ जाती है। घिसावट कैसे आ जाती है? घिसावट आने का कारण क्या है? ऐसे नहीं करते उसमें स्क्रैच। देखो, ये क्लच की फ्रिक्शन प्लेट है जो फ्लाई व्हील की तरफ लगी हुई है। यदि इसको टाइम से नहीं बदला गया, ये फ्रिक्शन सरफेस घिस गया, तो ये जो रिविट होती हैं, ये रिविट इस फ्लाई व्हील की सरफेस को काट देती हैं। मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो यहाँ घिसावट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना है। और इसको भी चेक करने का यही तरीका है कि स्ट्रेट एज रख के इसके नीचे फीलर गेज डाल के हम चेक करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन से ही साफ पता चल रहा है कि इसमें कोई रनआउट नहीं है। बट विजुअल इंस्पेक्शन से एक बात और पता चली, ये क्रैक दिख रहे हैं, ये क्रैक हो गया है। तो जब साफ सफाई हुई इसकी, तो सफाई होने में इसके सारी चीज़ें नज़र आई। अब क्या होगा इस कंडीशन में? तो ये क्रैक को चेक करेंगे, ये गहराई लिए होगा तो ये पूरा का पूरा फ्लाई व्हील चेंज होगा। ठीक है, हमें तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो गाड़ी ऑफ स्लिट है, कबाड़ी इसको उठा के लेके जाएगा, यहाँ दूसरी गाड़ी आ जाएगी। पर जब तुम आजकल के नए वाहनों में काम कर रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ जुगाड़बाजी नहीं करनी है। ठीक है, यदि यह ले जाया जा सकता है, मशीनिस्ट इसको बना सकता है, तभी ये इस पर ग्राइंडिंग करके काम चल सकता है, अदरवाइज ये नया फिट होगा फ्लाई व्हील। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बजाय ये पूरी की पूरी असेंबली नई फिट होगी। ठीक है, तो तुम्हें इसका किस तरह से इंस्पेक्शन करना है, सीरीज करनी है तुम्हें, और यहाँ फीलर गेज डाल के इसे चेक करो। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे। अब ये सारा काम तुम्हें खुद करना है। क्या करना है? प्रेशर प्लेट की रनआउट चेक करनी है उसी तरह से जैसे मैंने बताई, फ्लाई व्हील की चेक करनी है वैसे ही जैसे मैंने बताई, उसके बाद इस रिंग गियर को बाहर निकालना बताऊंगा। ठीक है, सो है, और अपना काम शुरू करो बेटे।